कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस लेके आ गया हूं इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर और डबल एग्जाम के लिए जीके का एक और पार्ट नंबर 13। इसमें हम इंडियन जीके को कर रहे हैं और इंडियन जीके में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सब हम कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। अभी तक हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेक कर लेना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर और डबल ए की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अब तक हमने 250 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम 251 नंबर से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बता देता हूं। दोस्तों जब मैं बोलता हूं आप लोगों से कमेंट करने के लिए कि आपका स्कोर कितना है, तो वो सही सही बताया करो। साथ ही साथ हर एक कैंडिडेट जो भी देख रहा है इस वीडियो को वो कमेंट किया करे। इससे क्या होता है, मैं एनालाइज कर पाता हूं कि किस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं और किस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो ये काम किया करो। साथ ही साथ मुझे अच्छा भी लगता है कि कैंडिडेट्स काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ये चीजें अच्छी लगती हैं मुझे देख करके। तो ये किया करो, कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट कर दिया करो कि आपका स्कोर कितना है और आप कहां से हो। चलिए अभी आज के क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 12, 10, 4 और 7। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है ये टोटल 7 भागों में विभक्त था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। अब ये 7 पार्ट्स कितने कौन कौन से थे वो आप देख लीजिए। कैटेगरी वाइज बता देता हूं। पहला ब्राह्मण, उसके बाद फार्मर्स, उसके बाद हार्ड्समैन, उसके बाद आर्टिस्ट, उसके बाद सोल्जर्स, उसके बाद ओवरलुकर्स, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये याद रखिएगा, ये 7 पार्ट में मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज विभक्त था। ठीक है, अगला सवाल, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? हु स्टार्टेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस? अशोक, फाहियान, कनिष्क और हर्ष। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया। कनिष्क स्टार्टेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस। ओके गाइस, अगला सवाल हम देखेंगे हमारा 253 नंबर। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 10th of February इन इंडिया? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में 10 फरवरी को मान्यता प्राप्त हुई है। प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। 10th February इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल क्लीन डे इन इंडिया। ओके, अगला सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 20 मिनट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर होता है। 5 hours and 30 minutes इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम IST के द्वारा सूचित करते हैं और GMT के द्वारा सूचित करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। आपके फोन में देखने को मिल जाएगा ये, तो आप देख भी सकते हैं। अब समझ लीजिए, जो IST है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। IST is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। याद रखिएगा, ahead मतलब कि ऊपर है, आगे है। यानी कि अगर GMT के अनुसार सुबह के 5:30 हो रहे हैं
ठीक है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो IST के अनुसार यानी कि हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके अकॉर्डिंग सुबह के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है और हमारा टाइम आगे है 5.5 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम स्टोर? केरला, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। केरल जो है इसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है केरला में। ठीक है, केरला जो है सबसे अधिक प्रोड्यूस भी करता है जो थोरियम है, और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश है ये भी थोरियम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, केरला और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। केरला के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं आप लोगों को। इसकी राजधानी यानी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, जिसे पी विजयन के नाम से भी सूचित किया जाता है, और यहां के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये याद रखिएगा, फैक्ट्स हैं। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेड? कुंभ मेला, सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला और सोनपुर मेला। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्कर मेला। पुष्कर एनुअल फेयर जो है ये किसके लिए? ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पुष्कर एनुअल फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेड यानी कि ऊंट के व्यापार के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। इन सभी में से झारखंड ही एक राज्य है जहां से कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड इज द स्टेट वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। अब यहां पे समझ लीजिए कि टोटल 8 राज्यों से होकर, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 8 राज्य जो हैं वो हैं, पहले नंबर पर गुजरात, उसके बाद इसको फॉलो करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? विच इज द ओल्डेस्ट इन द हिमालयन रेंज? बृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और निम्न हिमालय। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बृहत हिमालय श्रेणी जो है ये हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम है। लार्ज हिमालयन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन द हिमालयन रेंज। अगला सवाल, पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बम, नागा हिल एंड लुसाई हिल? विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वोत्तर और पूर्वी घाट। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वोत्तर। पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल जो है ये भारत के पूर्वोत्तर भूभाग में है। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बम, नागा हिल एंड लुसाई हिल। अगला सवाल, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? बाबर, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर। बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक था भारत में। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बाबर जो था इसका ओरिजिनल नेम बाबर नहीं था, इसका ओरिजिनल नेम था गंगीज खान। गंगीज खान इसका ओरिजिनल नेम था, बाद में ये बाबर के नाम से प्रचलित हुआ और इसने लोधी वंश को डिफीट किया था, हराया था 1526 में, 1526 में, और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसका ही पुत्र था हुमायूं। तो ये सब याद रखिएगा। बाबर जो था ये काफी क्रूर माना जाता है, काफी क्रूर था ये और एक आक्रमणकारी था। ठीक है,
ये आक्रमणकारी था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 261 नंबर, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? विच मुगल रूलर फॉर द बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर। बाबर ने खनवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। बाबर फॉर द बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा। ठीक है, खानवा का भी लड़ा था और घाघरा का भी लड़ा था। अगला सवाल, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? बिटवीन whom did the battle of चौसा टेक प्लेस? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह? करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह इज द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस। तो ये चौसा का युद्ध हुआ था। अब इसके बारे में जान लो, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 26 जून 26 ऑफ जून 1539 में, 1539 में, 1539 में, 26 जून 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था। और ये चौसा का युद्ध कहां पे? इसे बक्सर के नाम से भी जाना जाता है, बक्सर के युद्ध के नाम से भी। बक्सर के आसपास में है ये चौसा और यहीं पे ये युद्ध हुआ था। अगला सवाल, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलेशन? बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलेशन। अब ये क्या थी? इसके अकॉर्डिंग जिन राजाओं से अकबर की नहीं बनती थी उनका भी बात सुनने का और अपना बात रखने का वो था, और उसके अकॉर्डिंग अगर उनसे सुलह हो जाती थी तो बहुत अच्छी चीज थी, उसे ही सुलह कुल। और अकबर एक तरीके से काफी कुछ इसने किया और मैंने जहां तक पढ़ा है काफी ठंडे दिमाग का ये शासक था। ठीक है, अगला सवाल, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? To whom did the historians accord the status of national monarch? बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं? करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर। अकबर को इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। द हिस्टोरियंस गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल मोनार्च टू अकबर। अगला सवाल, भारत 22 क्या है? व्हाट इज इंडिया 22 और भारत 22? एक नया सोलर लैंप का नाम, सेबी का नया विंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है भारत 22। ETF है भारत 22। अब आप लोगों से एक सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। ये जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो सर्च करना, उसके बाद कमेंट कर देना। अगर तब भी आपको पता नहीं चलेगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर बताना। और ये आप जान लो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत 22। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किए गए थे? Where were the first radio stations established in India? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद और कोलकाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन जो है 1923 के आसपास में मुंबई में स्थापित किए गए थे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, OTCEI और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज? करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, सबसे पुराना है ये। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। OTCEI का इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या होता है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड OTCEI। ओके,
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा 268 नंबर है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण रोजगार। ये जो पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। ओके, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट इन इंडिया? जमनापरी, बर्बरी, ब्लॉक बंगाल और बीटल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी जमनापरी। जमनापरी जो है ये भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी है। जमनापरी इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट इन इंडिया। अगला सवाल 270 नंबर, भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? इन विच कॉन्टिनेंट डिड द नेम हायसिंथ कम फ्रॉम इन इंडिया? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिणी अमेरिका से। भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास जो है ये दक्षिणी अमेरिका से आई। द नेम हायसिंथ कम फ्रॉम साउथ अमेरिका इन इंडिया। ओके, ये साउथ अमेरिका से भारत में आई। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर के चेक जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।